नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। मेरा ये वीडियो ऑडियो जो भी माने आप इसको दिव्यांगों को समर्पित है। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक वैदिक संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक काल आया, जिसके संस्थापक आर्य थे। वह इन आर्यों का मूल स्थान आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र, जो कि यूरेशिया कहलाता था, में हुआ करता था। भारत में इनका आगमन 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। वह इनकी सर्वप्रथम जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, जहाँ पर 36 बार आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। भारत में आर्यों को दस्यु अर्थात जो भारत के मूल निवासी थे वह दासों आर्यों की पूर्व शाखा से संघर्ष करना पड़ा। वह आर्यों के विजय के मुख्य कारण अश्वचलित रथ, कांसे के अच्छे उपकरण व कवच थे। वह इनकी भाषा भी संस्कृत थी। वैदिक संस्कृति को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो सर्वप्रथम चर्चा करते हैं ऋग्वैदिक काल की, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, इसलिए इसका नाम ऋग्वैदिक काल पड़ा। इसका फैलाव उत्तरी भारत सहित अफगानिस्तान तक था। इसमें सबसे प्रसिद्ध सप्त सिंधु प्रदेश है, जो कि सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम व चेनाब से मिलकर बना है। इसमें कुल 42 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सिंधु नदी की चर्चा सर्वाधिक बार की गई है। वह सरस्वती को नदीतमा अर्थात नदियों में श्रेष्ठ बताया गया है। इनका मुख्य जीवन यापन कार्य पशुचारण था। अब कुछ जो आधुनिक नाम है नदियों के, उनके प्राचीन नाम क्या हुआ करते थे उनके बारे में जान लेते हैं। झेलम को पहले वितस्ता कहते थे, चेनाब को अस्किनी, रावी को पुरुषणी, व्यास को विपाशा, सतलज को शतुद्री और घग्गर को द्रष्टवती कहा जाता था। अब बात करें यहाँ की राजनीतिक स्थिति की। इसमें कबीला व्यवस्था होती थी, जिसका प्रधान राजन कहलाता था। कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी, राजन को चुनती थी। राजा को जनस्य गोपा, पुर्यता, विश्वपति या गणपति व गोपति भी कहा जाता था। प्रशासन में सबसे प्रमुख पुरोहित था, जो राजा को सलाह देने के अलावा मनुष्य व देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका अदा करता था। इसमें युद्ध गायों को लेकर हुआ करते थे। संस्थाओं में 4 संस्था थी। पहला सभा, जो श्रेष्ठ जनों की संस्था हुआ करती थी। दूसरा समिति, यह जनसाधारण की संस्था थी, जो कि राजा को चुनती थी। तीसरा विदत, यह प्राचीनतम संस्था थी। और चौथा गण। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है। सबसे अच्छी बात इसमें यह थी कि महिलाएं भी इनमें भाग ले सकती। प्रशासन के आधार पर 4 स्तर पाए जाते थे। सबसे नीचे कुल या परिवार, उसके ऊपर ग्राम, उसके ऊपर विश तथा जन, ऐसे प्रशासन बटा हुआ था। अब बात कर लेते हैं 10 राज्य युद्ध की। भरत वंश के राजा सुदास वर्सेज अन्य 10 राजाओं में युद्ध हुआ पुरुषनी नदी के तट पर, जिसमें सुदास के मुख्य पुरोहित वशिष्ठ थे। वह 10 राजाओं के विश्वामित्र थे। अंत में राजा सुदास की जीत हुई। इस तरह से भरत वंश के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब बात करते हैं सामाजिक स्थिति कैसी थी। यहाँ व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। समाज 3 वर्गों में विभक्त हो गया था, पुरोहित, राजन्य व सामान्य लोग। सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। समाज का मूल अधिकार परिवार था, जो पितृसत्तात्मक था। यहाँ शिक्षा गुरुकुल पद्धति से दी जाती थी। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वावारा जैसी विदुषी महिलाएं यहाँ पर थी। लड़कियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। चावल, जौ, फल, दूध, दही, घी, मांस आदि का प्रयोग करते थे। खीर व जौ में दही मिलाकर ये खाते थे। मांस में भेड़, बकरी व बैल का मांस इन्हें अधिक प्रिय था। गाय को अघन्या अर्थात न मारने योग्य कहा गया है। सोम नामक मादक पदार्थ का ये लोग सेवन करते थे तथा नमक व मछली का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया करते थे। इस यहाँ पर दास प्रथा प्रचलित थी। और एक छात्र लिखता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक हैं व मेरी माता आटा पीसती है। इससे हमें ये मिलता है सीखने को कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति के आधार पर नहीं थी, वो कार्य के आधार पर थी। आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करें। आर्थिक स्थिति में पशुचारण इनका मुख्य पैसा था व कृषि गौण पेशा था। गाय को सबसे उत्तम धन माना जाता था।
धनी व्यक्ति को गोपत तथा राजा को गोपति कहा जाता था। संपत्ति की गणना मवेशियों की संख्या के हिसाब से होती थी। इनमें कपास का कहीं उल्लेख नहीं मिला है। प्रजा स्वयं राजा को स्वेच्छा से उसका अंश देती थी, जो कि बलि या चढ़ावा कहलाता था। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव, जो कि जो कहलाता है, का उल्लेख है। गाय के अतिरिक्त घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ते आदि पशु भी हुआ करते थे। अब बात कर लेते हैं धार्मिक स्थिति की। ये लोग निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले थे तथा बहुदेववादी थे। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दो कार्य किया करते थे, पहला मंत्रों का उच्चारण व दूसरा यज्ञ। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे, जो कि कुल 33 थे, जिनकी 3 श्रेणियां थी। आकाश के देवता, जो कि सूर्य, वरुण, मित्र, विष्णु थे। अंतरिक्ष के देवता, जो कि इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु थे। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति व सरस्वती आदि थे। इंद्र, जिसे पुरंदर भी कहा गया है, सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इनका उल्लेख 250 बार हुआ है। फिर अग्नि, जिनका उल्लेख 200 बार हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल की। इस काल में सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों व उपनिषदों की रचना हुई है। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड व लोहे के उपकरण महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। यहाँ पर लोहे के लिए शाम अयस व कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। यह भी मुख्यतः कबीलाई पद्धति पर ही आधारित था। जन का स्थान जनपद ने ले लिया था। विधत पूर्णतः नष्ट हो गई थी। सभा व समितियों पर राजा, पुरोहितों व धनी लोगों का अधिकार हो गया था। स्त्रियों को सभा की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया गया था। राजा की सहायता पुरोहित, सेनापति, ग्रामणी व रथकार किया करते थे तथा इस समय अश्वमेघ, राजसूय व वाजपेयी यज्ञों का प्रारंभ हो गया था। बात करें सामाजिक व्यवस्था की, तो वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित न होकर जाति आधारित होने लग गई थी। आर्यों का विभाजन 4 वर्णों में हो गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। शूद्रों व स्त्रियों को उपनयन संस्कार की अनुमति नहीं थी, अर्थात यहाँ से स्त्रियों की दशा थोड़ी सी खराब होने लग जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य द्विज कहलाते थे। गोत्र की अवधारणा भी पहली बार यहीं से ही आई थी। ये संयुक्त व पितृसत्तात्मक परिवार में रहने वाले लोग थे। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। विधवा विवाह व अंतःजातीय विवाह का प्रचलन था तथा 3 आश्रम हुआ करते थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। बाद में संन्यास आश्रम भी इसके अंतर्गत जुड़ गया। अब बात करें यहाँ की आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति, कृषि इस काल का प्रमुख व्यवसाय था। कृषि की चारों क्रियाएं जुताई, बुआई, कटाई व मड़ाई की जाती थी। अनाजों में धान, जौ, उड़द, मूंग, गेहूं व मसूर आदि प्रमुख थे। धान व गेहूं प्रमुख फसलें थी। गाय, बैल, बकरी, भेड़, गधा, सुअर व हाथी को ये लोग पालते थे। वैश्य लोग व्यापार किया करते थे तथा वस्तु विनिमय प्रणाली ही यहाँ पर प्रयोग में लाई जाती थी। यहाँ पर लाल, काले, धूसर मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। धार्मिक स्थिति की जब चर्चा की जा रही है तो यही सब चर्चा है कि धर्म बहुदेववादी था। इस समय प्रजापति, विष्णु व रुद्र महत्वपूर्ण देवता हो गए, जबकि इंद्र व अग्नि का स्थान गौण हो गया। इस समय यज्ञ का महत्व बढ़ गया। यज्ञ में मंत्रोच्चार व पशु बलि पर विशेष बल दिया गया। जीवन को संस्कारों से बांध दिया गया। अब दोस्तों बात करते हैं वैदिक साहित्य की। तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले 4 वेद आए। पहला वेद है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल व 1028 सूक्त हैं। दूसरे से 7वां मंडल सबसे पुराना है, जबकि पहला व 10वां मंडल सबसे अंत में संकलित किया गया। इसका पाठ करने वाले पुरोहित होता कहलाते थे। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में समानताएं पाई गई है तथा यह प्रार्थनाओं पर आधारित था। दूसरा सामवेद। इसमें 1810 सूक्तों में से 75 सूक्तों को छोड़कर बाकी सब ऋग्वेद से लिए गए हैं व इन्हें गाने योग्य बनाया गया है। यह भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम पुस्तक है। इसका पाठ करने वाले पुरोहित उद्गाता कहलाता था। वह यह गद्य पद्य दोनों भागों में था तथा संगीतमय था। तीसरा यजुर्वेद। इसमें 40 मंडल व 2000 मंत्र हैं।
इसमें यज्ञ के बारे में बतलाया गया है व इससे में कृषि व सिंचाई के बारे में जानकारी दी गई है। यह 2 भागों में कृष्ण यजुर्वेद व शुक्ल यजुर्वेद में बटा हुआ है। इसका पाठन करने वाले अध्वर्यु कहलाते थे तथा ये कर्म कांडे युक्त हुआ करता था। चौथा अथर्ववेद, इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की है। इसमें तंत्र मंत्र, औषधि व विज्ञान तथा वशीकरण की संबंधी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ब्रह्म विषयक होने के कारण यह ब्रह्मवेद भी कहलाया। इसमें 20 मंडल तथा 5839 मंत्र हुआ करते थे। अब बात करें ब्राह्मण साहित्य की। ब्राह्मण, इनकी रचना वेदों के कर्म कांडों की व्याख्या करने के लिए की गई थी। मृत्यु, सूदखोरी व महाजनी की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मणों में हमें देखने को मिलती है। अरण्यक, अरण्यक, इनकी रचना जंगलों में ऋषियों द्वारा की गई थी। ये तप पर बल देते थे। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। उपनिषद, इन्हें सबसे अंत में बनाया इसलिए वेदांत कहलाते हैं। इनकी संख्या 108 है। इसमें आत्मा ब्रह्म संबंध के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें यज्ञों व कर्म कांडों की निंदा की गई है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है तथा यज्ञ को एक ऐसी नौका बताया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ईशोपनिषद में निष्काम कर्म के सिद्धांत की बात की गई है तथा बृहदारण्यक उपनिषद में सर्वप्रथम पुनर्जन्म की चर्चा हुई है। बात करें वेदांगों की, ये वेदों की व्याख्या करते थे तथा ये 6 प्रकार के थे, जिसमें शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त व ज्योतिष इसके प्रकार हुआ करते थे। अब बात करें प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना की, तो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। 4 ही आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास। 3 प्रकार के ऋण हुआ करते थे, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। 5 प्रकार के महायज्ञ हुआ करते थे, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नर यज्ञ। 4 पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष। 16 संस्कार हुआ करते थे, जिसमें गर्भाधान, पुंशवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णभेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास व अंत्येष्टि था। 8 प्रकार के विवाह थे, जिसमें 4 प्रशंसनीयों में ब्रह्म, देव, आर्ष व प्रजापत्य तथा 4 निंदनीयों में आसुर, गंधर्व, पैशाच व राक्षस हुआ करते थे। तथा अब इसके बाद बात करें 600 से 300 ईसा पूर्व एक अलग सभ्यता थी जिसका नाम सूत्रकालीन सभ्यता थी। इस काल में वर्ण जातियों में परिवर्तित हो गए। जातियों का आधार कर्म न होकर जन्म हो गया। इसमें अस्पृश्यता का उदय हुआ व शूद्रों को नीचा समझा जाने लगा। इस काल में वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने व बौद्ध धर्म के प्रचार का मुकाबला करने के लिए सूत्र साहित्य की रचना करी। गृह सूत्र में ही 8 विवाह व 16 संस्कारों का उल्लेख है। तो मित्रों, ये थी वैदिक साहित्य के बारे में तथा वैदिक सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी। आप लोगों को कैसे लगी मेरे व्हाट्सएप नंबर 9928001400 पर ज़रूर भेजें। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, यही आज का सामाजिक सरोकार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।